क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। देखिए 2 वाटर टैप हमारे पास है, ये 2 वाटर टैप मिलके एक टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। 2 वाटर टैप्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब बड़ी टैप, टेक्स 10 आवर लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, दोनों साथ में मिलके उस वाटर टैंक को इतने घंटे में 9 and 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। लेकिन अगर सेपरेटली फिल करना वहाँ पे रहा तो स्मॉलर टैप को जितना टाइम लगता है उससे 10 घंटे टाइम कम लगेगा। किसको? लार्जर टैप को। ऑब्वियसली उससे पानी ज़्यादा आएगा, जो लार्जर टैप रहेगा उससे पानी ज़्यादा आएगा। देखिए सपोज ये हमारे पास वाटर टैंक है, एक ही वाटर टैंक है, हम 3 प्लेसेस पे कंसिडर करते हैं। इस सिचुएशन आपको क्या दिया है प्रॉब्लम में, ये समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने लार्जर लिया, यहाँ पे सपोज हमने लार्जर टैप लिया, यहाँ पे सपोज हमने स्मॉलर लिया, और यहाँ पे हमने दोनों भी साथ में लिए, ये लार्जर और ये स्मॉलर। ठीक है, जब दोनों साथ में भरते हैं तो ये कंप्लीट भरने के लिए, ये जो टैंक है पूरा टैंक भरने के लिए साथ में जब लेते हैं तो कितना टाइम लगता है? 9 and 3/8 आवर्स। अब इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? 8 से 9 को मल्टीप्लाई करना है, उसमें 3 ऐड करने हैं। 8 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 72, उसमें 3 ऐड किया तो 75, तो ये मिलेगा हमें 75/8 आवर्स। ठीक है, ये बड़ा है, लार्जर स्मॉलर, ये लार्जर स्मॉलर साथ में है। अब ये सेपरेटली भर रहे हैं, यहाँ पे सेपरेटली भर रहे हैं इस वाटर टैंक को। ठीक है ना, तो इसका रिलेशन हमें क्या दिया है? इसे जितना टाइम लगता है उससे 10 घंटे टाइम कम इसको लगेगा। इसको 20 घंटे लगते हैं तो इसको 10 घंटे लगेंगे, इसको 12 घंटे लगते हैं तो इसको 2 ही घंटे लगेंगे। ऐसा हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, लुक हियर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हर एक का सेपरेट टाइम हमें फाइंड करना है। हमें देखिए वर्ड प्रॉब्लम में हमें जो फाइंड करना रहता है उसके लिए हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? इस स्मॉलर टैप को, इस टैंक को भरने के लिए सपोज x आवर्स लगते हैं। कितने? x। तो इसको भरने के लिए कितने लगेंगे? x - 10 ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इसको 10 घंटे कम लगते हैं। समझ रहे ना? अब देखिए ये जो स्मॉलर टैब है, ये स्मॉलर टैब इस कंप्लीट टैंक को x घंटे में अगर भरता होगा तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे ये स्मॉलर टैब इस टैंक का 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा। देखिए x घंटे में पूरा पार्ट फिल करता है, तो 1 घंटे में इस टैंक का कितना पार्ट फिल होगा वो मिलेगा हमें 1/x, है ना। x घंटे में अगर ये पूरा टैंक फिल होता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा टैंक का? 1/x। x - 10 आवर्स में ये पूरा पार्ट फिल होता है टैंक का, तो 1 घंटे में ये टैंक का कितना पार्ट फिल होगा? इसके लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब 1/x - 10। ठीक है, दोनों टैप मिलके ये कंप्लीट टैंक को, मतलब ये कंप्लीट पूरा का पूरा टैंक, दोनों टैप मिलके कितने घंटे में फिल करते हैं? 75/8। तो ये दोनों मिलके इस टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे 1 घंटे में? ये रहेगा इसका रेसिप्रोकल। 75/8 का रेसिप्रोकल कैसे लेना है हमें? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिखना है, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिखना है, मतलब क्या? 8/75। ठीक है, अब लार्जर टैप को इतना टाइम लगता है, लार्जर टैप 1 घंटे में इतना पार्ट फिल करता है,
स्मॉलर टैप 1 घंटे में इतना पार्ट फिल करता है टैंक का, दोनों मिलके 1 घंटे में इतना पार्ट फिल करते हैं, मतलब इन दोनों का सम इक्वल टू ये आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें 1/x-10 + 1/x = 8/75 ये रिलेशन मिलेगा। और इस रिलेशन को सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो भी हमें x का वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। और जो भी हमारा x का वैल्यू आएगा उसमें से अगर हमने 10 माइनस किया तो ये टाइम रहेगा लार्जर टैप को उस टैंक को फिल करने के लिए। समझ गए ना आप? तो ये थीम लेके इस मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब हमें क्या कंसिडर करना है? हमें ये कंसिडर करना है कि स्मॉलर टैप उस टैंक को भरने के लिए x आवर्स लेता है, तो लार्जर टैप उस टैंक को भरने के लिए x - 10 आवर्स लेगा। दोनों मिलके उस टैंक को भरने के लिए 75/8 आवर्स टाइम लेते हैं। 1 घंटे में स्मॉलर टैप उस टैंक का 1/x हिस्सा भरेगा, 1/x पार्ट भरेगा। 1 घंटे में लार्जर टैप उस कंप्लीट टैंक का 1/x - 10 पार्ट भरेगा। और 1 घंटे में दोनों मिला के 8/75 पार्ट उस टैंक का भरेंगे, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही 8/75 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? पहले लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। हम कंसिडर करते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। सपोज स्मॉलर टैप का जो टाइम है ये लेते हैं हम XR। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल्स टू x - 10। उसको 10 घंटे कम लगते हैं, इसको जितना टाइम लगता है उससे 10 घंटे उसको कम लगते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे टाइम टेकन बाय, किसका टाइम? टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टुगेदर, या फिर टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर मतलब वो दोनों टैप मिलके कितना टाइम? ये हमें प्रॉब्लम में दिया है 9 and 3/8 आवर। तो इसको देखा हमने, इसका आंसर हमें किस प्रकार से मिलेगा? क्या करते हैं हम यहाँ पे 8 और 9 का प्रोडक्ट लेना है, उसमें 75 को ऐड करना है। ठीक है, समझ रहे ना आप? बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान दीजिए, इधर आपका ध्यान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे 75/8 आवर। इन सभी का साथ में टाइम रहेगा ये दोनों टैप का। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं? पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय, पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour। इसे मैं HR लिखता हूँ। ठीक है, 1 आवर में स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगेगा? 1 आवर में स्मॉलर टैप कितना पार्ट भरेगा टैंक का? 1/x, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। सिमिलरली पार्ट ऑफ टैंक filled by larger tap in 1 hour, it will be 1/x - 10। इसका रेसिप्रोकल part of tank filled by both tap together in 1 hour। ये कितना रहेगा?
1/75/8, इसका रेसिप्रोकल, इसको हम डायरेक्टली कंसिडर करते हैं 8/75, चलेगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने क्या कंसिडर किया, स्मॉलर टैप को XR टाइम लगेगा, तो लार्जर टैप को X-10 लगेगा, दोनों को साथ में मिलके, ये तो हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 और 1/X, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 और 1/X-10, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप टुगेदर इन 1 और 8/75। ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं देयरफॉर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1/X प्लस 1/X-10 इक्वल्स टू 8/75, ठीक है ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है, X-10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, X-10 प्लस X/X इंटू X-10 इक्वल्स टू 8/75, X प्लस X 2X, 2X-10 अपॉन X स्क्वायर माइनस 10X इक्वल्स टू 8/75, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं हम, क्या मिलेगा देखिए, इसे इस पार्ट में लेता हूं मैं, यहां पे चलेगा ना। देखिए इसे अगर सॉल्व करते हैं हम, फिर बाद में उधर जाएंगे, हमारे पास जगह कम है। देखिए इसे 75 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 75 इंटू 2X-10 इक्वल्स टू 8 इंटू X स्क्वायर माइनस 10X, ठीक है ना। 75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 2 इट विल बी 150X माइनस 750 इक्वल्स टू 8X स्क्वायर माइनस 80X। तो इन पूरे टर्म्स को उधर ट्रांसफ़र किया तो 0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 8X स्क्वायर माइनस 80X माइनस 150X प्लस 750, देयरफॉर 0 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 8X स्क्वायर माइनस ये रहेगा 230X प्लस 750। इसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देखिए ये साइड 0 इक्वल टू अगर ये है तो ये इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8X स्क्वायर माइनस 230X प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हर एक टर्म को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो थोड़े कम नंबर हमें यहाँ पे मिलेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 4X स्क्वायर माइनस 150X प्लस 750 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 375 इक्वल्स टू 0। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 बचेगा 15, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचेगा 2 5 ज़ा 10, 4X स्क्वायर माइनस 115X प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं। देखिए मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, कांस्टेंट टर्म कितना है 375, ठीक है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें इस प्रकार से लेना है, मतलब इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर्स हमें इस प्रकार से लेने हैं कि जिसका सम माइनस 115 आए। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू, सपोज यहाँ पे अगर 375 को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये मिलेगा हमें 5 इंटू 75, 5 इंटू 75 का आंसर हमें 375 मिलेगा। इसको हम 4 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा ना। ये जो 75 है, 75 मतलब 25 इंटू 3, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए ये इसको अगर हमने साथ में लिया 4 इंटू 20, इसको ऐसा लिखा 4 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 3, चलेगा। ये 4 इंटू 25 मतलब क्या है 100 और 5 इंटू 3 मतलब क्या है 15, समझ रहे हैं आप, ठीक है। या फिर सिंपली आप ऐसा भी कह सकते हो, यहीं पे अगर हमने 25 को इससे डिवाइड किया तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये 4 इंटू 375 हमें क्या मिला 100 इंटू 15 मिला है। इन दोनों का जितना प्रोडक्ट आएगा उतना ही प्रोडक्ट 100 इंटू 15 आएगा,
बराबर है। मतलब यहाँ पे फिर हम कंसिडर कर सकते हैं, देखिए ये जो है 4x² माइनस 115 को हम लिख सकते हैं माइनस 100x माइनस 15x। समझ रहे ना आप? हमने किसका 4 इंटू 375 दिस वैल्यू इक्वल्स टू 100 इंटू 15, मतलब यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स लिए 115 माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से हम बाहर ले पाएंगे 4x, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25। यहाँ से लेते हैं माइनस 15, तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ इट विल बी x माइनस 25 का एक ब्रैकेट मिलेगा हमें, सेकंड ब्रैकेट रहेगा 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 25, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 15/4। इस प्रकार से हमें x का वैल्यू मिला है। व्हेन x इक्वल्स टू 25, जब x का वैल्यू 25 रहेगा तो x माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 होगा। व्हाट इज x? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। तो जब स्मॉलर टैप को 25 आवर्स लगेंगे तो लार्जर टैप को 15 आवर्स लगेंगे। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 15/4, x माइनस 10 इज 15/4 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना 15/4 माइनस 10, मतलब ये 4 से अगर 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 15 माइनस 40/4। 15 माइनस 40/4, 15 माइनस 40 इट विल बी माइनस 25, माइनस 25/4 रहेगा। देखिए जब x इक्वल्स टू 25 है तो x माइनस 10 15 मिला है। जब x इक्वल्स टू हमने 15/4 लिया तो x इक्वल्स टू माइनस 25/4 मिला है। लेकिन ये x और x माइनस 10 क्या है? x टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, x माइनस 10 टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। मतलब ये x या फिर x माइनस 10 बोथ क्वांटिटीज आर टाइम। हमने x 25 लिया तो x माइनस 10 हमें 15 मिला, लेकिन जब हमने x 15/4 लिया तो x माइनस 10 हमें माइनस 25/4 मिला। मतलब x माइनस 10 ये भी टाइम है तो टाइम हमें निगेटिव मिला। तो निगेटिव टाइम तो पॉसिबल नहीं रहेगा, इसलिए x माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 25/4, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। ये वैल्यू हम ले नहीं सकते। और ये वैल्यू क्यों आई? क्योंकि हमने x इक्वल्स टू 15/4 लिया। तो x इक्वल्स टू 15/4 ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं रहेगा। तो x इक्वल्स टू 25 यही पॉसिबल रहेगा, x इक्वल्स टू 15/4 ये पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, सिंस क्या कहेंगे, चाहे तो मैं अब, ठीक है यहाँ तक का पार्ट आपको समझा है, मैं ये इरेज कर लेता हूँ। अब मुझे जगह लगेगी लिखने के लिए, इसे मैं रब करता हूँ। इतना पार्ट चलेगा ना? हम क्या कहेंगे 6x माइनस 10 since x minus 10 is time and time is never negative। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, therefore x माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 25/4 इज रिजेक्टेड। ये वैल्यू यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें आंसर लिखना है टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल्स टू
25 आवर्स, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, इट विल बी x माइनस 10, ये तो x ही था ना, x इक्वल्स टू, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 25 आवर, x माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 आवर। हमें क्या पूछा गया था? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टाइम। द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप 25 आवर रहेगा और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप 15 आवर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of the two train। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके लिए हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, उसके लिए हम लेट लेंगे, ठीक है। नाउ लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, सपोज हम पैसेंजर ट्रेन का स्पीड लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, देयरफॉर द स्पीड ऑफ किसका? एक्सप्रेस ट्रेन, उससे 11 आवर ज़्यादा है, ये होगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उससे 11 आवर ज़्यादा है। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू हम लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब टाइम इक्वल्स टू मिलेगा हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है? मैसूर और बैंगलोर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें 132 किलोमीटर दिया है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ ट्रेन्स कितना है? 132 किलोमीटर, ठीक है। नाउ टाइम taken by passenger train with speed x किलोमीटर पर आवर, या फिर टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इतना भी लिया हमने। अब पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना है? टाइम इक्वल्स टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर, और स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का? x, तो ये मिलेगा हमें r में, ठीक है। उसी तरह से टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका टाइम इक्वल्स टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 132, स्पीड कितना है उसका? x प्लस 11, टाइम रहेगा आवर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें प्रॉब्लम में जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम में हमें कंडीशन क्या दी गई है? An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बैंगलोर। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन को जितना टाइम लगता है, एक्सप्रेस ट्रेन को या फिर पैसेंजर ट्रेन को जितना टाइम लगता है उससे 1 घंटा किसको कम लगता है? एक्सप्रेस ट्रेन को। अब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना है? 132 अपॉन एक्स प्लस 11, और पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना है? 132 अपॉन एक्स। देखिए प्रॉब्लम में क्या बताया गया है? एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 1 घंटा कम लगता है, 1 आवर कम लगता है, समझ रहे ना।
मतलब पैसेंजर ट्रेन को जितना टाइम लगता है उसमें से अगर एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस किया तो 1 आवर मिलेगा, क्योंकि इसको कम लगता है, एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कम लगता है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 आवर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू 1। ये टाइम आवर में है, ये टाइम भी आवर में है, तो ये टाइम से अगर ये टाइम हमने माइनस किया तो हमें आंसर 1 आवर मिलेगा। बस इसे अब हमें सॉल्व करना है। देखिए x + 1 को हम 132 से मल्टीप्लाई करेंगे, 130 x + 11 को 132 इंटू x + 11 माइनस 132x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x इंटू x + 11 इक्वल्स टू 1। ओके, अब अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं इसको, हम 132 से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 132x + 132 इंटू 11, 132 इंटू 11 माइनस 132x इक्वल्स टू, ये टर्म को उधर ट्रांसफ़र करना है x इंटू x + 11। ठीक है ना, इसे अब हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या मिलेगा आगे, यहाँ पे तो 132x इस 132x के साथ कैंसिल होंगे। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, 132 इंटू 11 इक्वल्स टू x² प्लस x, चाहे तो आप इसका प्रोडक्ट भी ले सकते हो, या फिर ये टर्म को अगर इधर ट्रांसफ़र किया, सॉरी 11x आएगा यहाँ पे 11x। ठीक है ना, x से x को मल्टीप्लाई किया x², x से 11 को मल्टीप्लाई किया 11x। ये टर्म को अगर उधर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो x² प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे यूज़ करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड। इसके जैसे देखिए x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 132 इंटू 11, इसका प्रोडक्ट माइनस 132 इंटू 11 आएगा। इसके दो फैक्टर्स हमें इस प्रकार से कंसिडर करने हैं, जिसका प्रोडक्ट इन दोनों के इतना आना चाहिए और उसका सम 11 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 132 है, इसी को हम 132 को हम अगर 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से क्यों डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि 1 और 2 का सम 3 आता है, 3 - 3 0, मतलब हम इसे 11 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 11 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे 2 बचेंगे, 11 2 ज़ा 22, तो इतना आएगा -11 इंटू 12 इंटू 11। ठीक है, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 11। समझ रहे हैं ना आप, 3 इंटू 4 12 मिलेगा। तो देखिए -33 इंटू 44, -33 इंटू 44 इतना प्रोडक्ट आएगा, मतलब इतना आएगा, और -33 प्लस 44 11 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 132 इंटू 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे इसका प्रोडक्ट भी ले सकते हो। मैंने प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, बाद में हमें इसे फैक्टराइज करना ही था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नहीं लिया है। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से ले सकते हैं बाहर हम x, तो ब्रैकेट में x + 44 बचेगा। यहाँ से ले सकते हैं हम -33 कॉमन, तो यहाँ पे भी x + 44 ही बचेगा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक ब्रैकेट हमारा x + 44 का रहेगा, दूसरा ब्रैकेट x - 33 का रहेगा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x + 44 इक्वल्स टू 0 और x - 33 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू -44 और x इक्वल्स टू 33। बट x is speed, but x is speed, therefore x equals to -44 is rejected।
ये वैल्यू हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, ठीक है ना, दोनों ट्रेन का हमें स्पीड फाइंड करना है। देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या है, x इक्वल्स टू, क्या आंसर रहेगा, 33 किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर है तो उस प्रकार से स्पीड ऑफ कौन सी, एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड रहेगा कितना है, उससे 11 आवर ज़्यादा, x प्लस 11 इक्वल्स टू 33 प्लस 11 इक्वल्स टू 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड रहेगा एक्सप्रेस ट्रेन का। तो उस प्रकार से देखिए हमें पैसेंजर ट्रेन का स्पीड मिला है 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड मिला है 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सरसाइज 4.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 11। लुक हियर, व्हाट इज गिवन, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। हमें दो स्क्वायर के एरिया का सम दिया है। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। हमें स्क्वायर के साइड फाइंड करने, ठीक है। इसमें से हम एक स्क्वायर तो पता है हमें, स्क्वायर मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल रहेगा जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्करेंट। दूसरा लेते हैं हम इस प्रकार से, इससे बड़ा लेते हैं दूसरा, इस प्रकार का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के हमारे पास सपोज दो स्क्वायर हैं, ऑल साइड्स आर कॉन्करेंट एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्करेंट। इसका साइड अगर हमने x लिया तो सभी साइड x रहेंगे, इसका साइड सपोज हमने y लिया तो सभी साइड्स इसके y ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो स्क्वायर हमारे पास है। पेरीमीटर हमें पता है, स्क्वायर का पेरीमीटर जो रहेगा, या फिर पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, किसी भी, जैसे ट्राइंगल का पेरीमीटर है तो ट्राइंगल के तीनों साइड का सम, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का सम। तो यहाँ पे पेरीमीटर मतलब जितने भी साइड से उन सभी का सम रहेगा। तो ये रहेगा 4x हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसका पेरीमीटर रहेगा हमारे पास 4y, ठीक है ना। ये पेरीमीटर 4y रहेगा। इसका एरिया स्क्वायर का एरिया उसके साइड का स्क्वायर रहता है, इसका एरिया रहेगा x स्क्वायर और इसका एरिया रहेगा हमारे पास y स्क्वायर। इस प्रकार से दो स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं, देखिए, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर equals to x meter and the side of larger square equals to suppose y meter, ठीक है। therefore perimeter of smaller square equals to 4x मीटर रहेगा एंड पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या रहेगा, 4y मीटर। हमें क्या दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, सिंस हम ऐसा कहेंगे, सिंस द डिफरेंस of their perimeter कितना है, 24 मीटर। ऑब्वियसली जो बड़ा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4y
देयरफॉर 4y माइनस 4x इक्वल्स टू 24 लेते हैं, चलेगा ना। बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 24 मीटर। अब यहाँ से सपोज हम 4 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में y माइनस एक्स इक्वल्स टू हमें 24 मिलेगा। इसका मतलब y माइनस एक्स इक्वल्स टू 24/4 मिलेगा। देयरफॉर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 मिलेगा एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना रहेगा, ये 6 अगर इधर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो y माइनस 6 इक्वल्स टू हमें x मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू हमारे पास है y माइनस 6। ठीक है, ये हमें x का वैल्यू मिला है, कितना है y माइनस 6। चाहे तो हम इसे सपोज फर्स्ट कहेंगे, बाद में इसे हमें यूज़ भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर लेते हैं हम। स्मॉलर स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर रहेगा साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये तो आपके समझ में आया, मैं उसे इरेज करता हूँ। अब हमें स्मॉलर स्क्वायर का एरिया और लार्जर स्क्वायर का एरिया यहाँ पे मिला है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब क्या दिया है देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखिए हमें कंडीशन यहां पे क्या दी गई है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम। अब एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर वाई स्क्वायर है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये भी स्क्वायर मीटर में भी आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा और ये भी मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू y माइनस 6 रखा तो भी चलेगा। ठीक है ना, x इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे y माइनस 6, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं x इक्वल्स टू भी ले सकते हैं या फिर y इक्वल्स टू भी ले सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 है तो y माइनस 6 इक्वल्स टू हमें x मिला है, तो उस प्रकार से हम y इक्वल्स टू अगर लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए इसे अगर हम इस प्रकार से लेते हैं तो y इक्वल्स टू हमें मिलेगा x प्लस 6। ऐसा लिया तो भी चलेगा आपने, y इक्वल्स टू x प्लस 6। क्यों, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन अब हमें x, जनरली हम इक्वेशन x में कंसिडर करते हैं इसके लिए, नहीं तो पहले जैसा लिया तो भी चलेगा आपने। अब y इक्वल्स टू हमने क्या लिया x प्लस 6, y का वैल्यू अगर हम x प्लस 6 रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 468 बाय 1, हमने यहाँ पे 1 यूज़ किया है। ठीक है, क्या किया देखिए, y माइनस एक्स इक्वल्स टू हमें 6 मिला है, इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या मिलेगा x प्लस 6 मिलेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर इसे हम एक्सपांड करते हैं क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 468। ठीक है ना, तो ये मिलेगा फिर हमें 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 2x स्क्वायर प्लस 12x 36 माइनस 468, इट विल बी माइनस 432 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 6x और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 12 रहेंगे, 2 6 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0।
अब ये 216 के हमें फैक्टर्स लेने हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म कितना है -216, इनका प्रोडक्ट आएगा -216, इनके हमें फैक्टर्स लेने हैं कि जिसका सम 6 आना चाहिए। हम सपोज 18 और 12 इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 18 और -12, ठीक है, ये रहेगा -216 और 18 प्लस -12 मतलब 18 - 12 लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 6। तो इस प्रकार से इसके हम फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर x हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 18 बचेगा, यहाँ पे -12 बाहर लिया तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में x प्लस 18 बचेगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट हमारा x प्लस 18 का रहेगा और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 12 का रहेगा। देयरफॉर x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू -18 और x equals to 12. But what is x here? x is the side of square. तो साइड ऑफ स्क्वायर तो निगेटिव नहीं रहेगा, तो x equals to -18 को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो इसे मैं अब इरेज करता हूँ, चलेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या कहेंगे, सिंस x इज साइड, x हमें क्या दिया है, since x is side of square, यहाँ पे x स्क्वायर का साइड है, therefore x equals to -18 is rejected, ये वैल्यू यहाँ पे रिजेक्ट की जाएगी। तो हमें x इक्वल्स टू क्या कंसिडर करना है 12, एंड व्हाट इज x, x इज द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने x लिया था और ये मिला है हमें 12 मीटर, ठीक है। सिमिलरली साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या रहेगा, अब लार्जर स्क्वायर का साइड y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6, ये y है, इक्वल्स टू क्या है x प्लस 6, ठीक है ना। y क्या है हमारा x प्लस 6 है, यहाँ पे इसे भी इरेज करता हूँ मैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6, इसका मतलब 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18 मीटर। तो इस प्रकार से देखिए हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, तो दोनों स्क्वायर के साइड्स क्या रहेंगे 12 मीटर एंड 18 मीटर, ठीक है। कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई होता है, 12 का स्क्वायर कितना रहेगा 144 और फिर 18 का स्क्वायर 324, ठीक है ना। दोनों के स्क्वायर का सम 468 आना ही चाहिए। इसका एरिया मतलब दोनों के एरिया का सम, मतलब इसका स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, 18 का स्क्वायर 324, देखिए दोनों का सम कितना आएगा 468। तो दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468 आना चाहिए, वो आता है। और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना आना चाहिए 24। पेरीमीटर मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72 मिलेगा, ठीक है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72 मिलेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा 48 मिलेगा। 12 माइनस 8 यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे हो जाएंगे 5, 7 माइनस 5 to 24। दोनों भी कंडीशंस हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब जो आंसर हमें मिले हैं साइड ऑफ स्क्वायर जो मिले हैं 12 मीटर एंड 18 मीटर, ये आंसर हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।